नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग गुप्त वंश शुरू करने वाले हैं। गुप्त वंश के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर ओ की, और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं यूपी पुलिस की, तो भी इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश का शासनकाल पूछ रहा है हमसे, सिंपल। तो देखिए, अगर हम गुप्तों की बात करते हैं, गुप्त थे कौन? गुप्त कौन थे तो अच्छे से याद रखना है, ये थे कुषाणों के सामंत। कौन थे? कुषाणों के सामंत। ठीक। और गुप्त वंश जो टोटल चला वो तीसरी और चौथी शताब्दी में चला था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। और गुप्त वंश के मैं संस्थापक की बात करूँ, संस्थापक, तो संस्थापक कौन था? वो था श्री गुप्त। ठीक है ना, श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? मतलब अश्वमेध मतलब अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा है। तो किसने कराए थे? अच्छे से याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मौर्य की बात करेंगे, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो है बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या इसी के सामंत ने की थी, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि यही था, पुष्यमित्र शुंग। इसकी हत्या कर देता है बृहद्रथ की, और शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश की स्थापना करता है, ये अच्छे से याद रखना है। और शुंग वंश की स्थापना करने के साथ ही ये 4 अश्वमेध यज्ञ कराता है। 4 अश्वमेध यज्ञ कराता है। ठीक है। और इस यज्ञ, जो ये यज्ञ कराता है, इसका पुरोहित कौन था? बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इस यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो अच्छे से याद रखना है, पतंजलि। पतंजलि इस यज्ञ के पुरोहित थे। ठीक है। अब समझिए, पुष्यमित्र शुंग ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो बहुत अच्छे से याद रख लेना है, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में इस सारी बातों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, इसका उल्लेख किसमें है? अयोध्या अभिलेख में है। क्लियर है? अगला देखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन गुप्त शासक है एक, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है? तो भारत का नेपोलियन किसने कहा है समुद्रगुप्त को? तो नेपोलियन कहा है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, ये एक इतिहासकार हैं, विंसेंट स्मिथ। तो इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की कई सारी उपाधियां भी मिलती हैं, जैसे अश्वमेधकर्ता, परम भागवत, परम क्रमांक, कविराज, धर्म प्रचार बंधु। ये सभी उपाधियां किसकी हैं? समुद्रगुप्त की हैं। ठीक है। आगे आगे हम लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? किस गुप्त शासक को देवगुप्त भी कहा जाता था? तो याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता था। दूसरी चीज, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या क्या कहा जाता था? देखो, देवगुप्त तो कहा ही जाता था। ठीक है। आ जाए, देवश्री भी कहा जाता था, और देवराज भी कहा जाता था। ये तीनों नाम किसके मिलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के मिलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब देखिए, मैंने बताया था श्रीगुप्त जो था वो संस्थापक है। कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है ना। श्रीगुप्त के बाद एक शासक आता है घटोत्कच। घटोत्कच महाभारत वाला नहीं है, दूसरा है घटोत्कच, जो कि एक अयोग्य शासक है। ठीक है। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आता है, और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। तो अच्छे से याद रख लेना है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और द्वितीय शासक घटोत्कच, इन दोनों ने केवल और केवल महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है। किस गुप्त शासक ने केवल महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो सिपाही से 2 ही केवल शासक हैं गुप्त में, जिन्होंने केवल और केवल महाराजा की उपाधि धारण की थी। वो कौन थे? श्रीगुप्त और घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने पहली बार महाराजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और समुद्रगुप्त ने सबसे पहले परम भागवत, परम क्रमांक, अश्वमेधकर्ता,
कविराज, धर्म प्रचार बंधु, ये सभी उपाधियां धारण की थी। तो यहाँ पे परम भागवत पूछ रहा है, तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, अगला देखेंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि मिलान करना है सूची 1 सूची 2। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, मतलब दक्षिण भारत के राजाओं के नाम है और उनके राज्य हैं। बताना है कि समुद्रगुप्त के समय में कौन कौन थे। धनंजय, धनंजय अच्छे से याद रखना है। कुस्तल्प, ठीक है ना। देखो ये कहीं स्पेशल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पीवाईक्यू है तो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मिलान करने को दे दिया हो और अगले टर्न में आपसे सीधे पूछ ले कि समुद्रगुप्त के काल में धनंजय कहाँ का शासक था, है ना। उसके बाद अगर नीलराज की बात करते हैं तो नीलराज जो थे अवमुक्त से थे पहले, ठीक है। और अगर उग्रसेन की बात करते हैं तो उग्रसेन पालक का, ये सब दक्षिण के हैं, और विष्णुगुप्त जो है काची के। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। अगला देख, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। अब देखिए, मेहरौली, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख में, ये मेहरौली स्तंभ लेख है कहाँ पर, पहली चीज तो ये है आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली, जहाँ पे आपका कुतुब मीनार है वहीं पर, कुतुब मीनार जहाँ पे है वहीं पर है मेहरौली स्तंभ लेख। और मेहरौली स्तंभ लेख में एक चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, चंद्र, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। अब दूसरी बात है कि ये चंद्र नामक राजा है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है कि चंद्रगुप्त प्रथम है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो अच्छे से याद रखना, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो मेहरौली स्तंभलेख में जो चंद्रनामक राजा का उल्लेख है वो कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है हाल ही में कि कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार में मेहरौली स्तंभलेख से निम्न में से किस राजा के उत्कीर्ण मिलते हैं। तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही उत्कीर्ण मिलते हैं, क्योंकि मेहरौली स्तंभलेख में चंद्रनामक राजा का उल्लेख है, जो कि कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना बना के आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या की थी और सत्ता प्राप्त की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। ठीक, देखिए मैंने बताया श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के पुत्र, समुद्रगुप्त के पुत्र कौन कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। रामगुप्त बड़ा पुत्र है और चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा पुत्र है। ठीक है, होता यह है कि रामगुप्त जो है ये एक अयोग्य शासक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रामगुप्त जो है वो क्या है, एक अयोग्य शासक है। अब बड़ा है, उम्र में बड़ा है तो सत्ता इसी के हाथ में है, जाहिर सी बात है, लेकिन अयोग्य है। रामगुप्त की एक पत्नी है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना, रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी, जो कि बहुत ही सुंदर है, मैंने नहीं देखा है, इतिहासकारों ने बताया है। ठीक, ध्रुव स्वामिनी जो कि बहुत ही सुंदर है। इसके समय में शक, शकों का आक्रमण होता है, शकों का आक्रमण होता है। रामगुप्त तुरंत भाग जाता है और शक क्या करते हैं, ध्रुव स्वामिनी को उठा ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं। और रामगुप्त कुछ नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो कायर है, कायर शासक है। ये बात पता चलती है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय तुरंत जाता है, शकों को पराजित करता है, क्या करता है, शकों को पराजित करता है और अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी को लेकर आता है और रामगुप्त से कहता है कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो पूरे साम्राज्य की रक्षा कैसे करेगा, और तुरंत अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार देता है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या की थी और सत्ता प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। ठीक, इसके बाद होता क्या है कि अब ध्रुव स्वामिनी का पति रामगुप्त मारा गया क्योंकि कायरता के कारण। अब द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय सत्ता हासिल करता है और ये अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह कर लेता है। क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और इसका एक ऑलरेडी विवाह होता है कुबेर नागा,
कुबेर नागा इसकी एक वाइफ होती है, ठीक है, और इसकी भाभी होती है ध्रुव स्वामिनी, उसके साथ भी विवाह कर लेता है। तो इसकी दो पत्नियां हैं, ध्रुव स्वामिनी और कुबेर नागा। ध्रुव स्वामिनी से इसको एक पुत्र होता है जिसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। और कुबेर नागा से इसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त। आगे चल के इसी प्रभावती गुप्त का विवाह हो जाता है वाकाटक, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ठीक है। और कुमारगुप्त प्रथम आगे जाके शासक बनता है, ठीक। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब इतनी जो मैंने कहानी बताई कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की हत्या की और अपनी भाभी से शादी कर ली, शकों को पराजित किया, इसका उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख है विशाख दत्त, विशाख दत्त की एक रचना है, क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। बहुत अच्छे से याद रखना, विशाख दत्त की एक रचना का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, उसी में ये सब उल्लेख है, ठीक। और विशाख दत्त की एक और रचना है जो कि बहुत फेमस है, आपने सुनी होगी, मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस भी इन्हीं की है और देवी चंद्रगुप्तम भी इसी की है, ठीक। अगला देखो, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो होड़ों का आक्रमण सबसे ज्यादा जो है गुप्त वंश में ही हुए थे, ठीक है ना। होड़ों का आक्रमण सबसे पहले होता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसी के समय होड़ों का आक्रमण होता है और होड़ों का आक्रमण का उल्लेख जो है स्कंदगुप्त के एक अभिलेख है भीतरी, भीतरी या जूनागढ़, भीतरी या जूनागढ़ का अभिलेख, उसी में क्या है, होड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? अगला, होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो हमें पता है गुप्त के शासनकाल में किया था, और अभी मैं बता चुका हूं कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि हमें भीतरी और जूनागढ़ के अभिलेख से हमें पता चलता है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी? तो किस गुप्त शासक ने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी, मतलब होड़ों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त नहीं किया था, ठीक है। अगला, गुप्त सम्राट होड़ों को पराजित किया था, सेम क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से किस गुप्त शासक ने होड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो केवल पीवाईक्यू आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, आपके 85% क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना है तब। अगला, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था? देखिए जूनागढ़ का अभिलेख या भीतरी का अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। क्यों? क्योंकि ये भीतरी का अभिलेख है, किसका है? स्कंदगुप्त का है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है। कुमारगुप्त प्रथम, पतिक, प्रभावती गुप्ता, समुद्रगुप्त, एक तरफ नाम दिए हैं गुप्तों के और एक तरफ नाम दिए हैं अभिलेखों के। कुमारगुप्त प्रथम के समय का मंदसौर अभिलेख है जो कि बिल्कुल सही है, और मंदसौर अभिलेख को ही दसपुर अभिलेख कहा जाता है। ये भी चीज याद रखना, मंदसौर अभिलेख को ही दसपुर अभिलेख कहा जाता है, और मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख में ही रेशम मार्ग का उल्लेख है, रेशम मार्ग का उल्लेख है। ये चीज याद रखना, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम एडवर्टीजमेंट, या उसी को हम कह दें कि प्रचार करने वाला अभिलेख किसे कहा जाता है, तो वो मंदसौर अभिलेख ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो पतिक, पतिक भी तक्षशिला अभिलेख से ही संबंधित है, ठीक है। प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख बिल्कुल संबंधित नहीं है, समुद्रगुप्त एरण के अभिलेख से संबंधित है। अगर मैं एरण के अभिलेख पे पहले बात करता हूं तो एरण अभिलेख जो है ये 510 ईस्वी के समय का है, और स्कंदगुप्त सॉरी गुप्त वंश का अंतिम शासक है भानुगुप्त, भानुगुप्त या इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है, इसके समय का है। और एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भानुगुप्त के सेनापति गोपराज, गोपराज की हत्या हो जाती है तो गोपराज की पत्नी सती करती है, उसी का उल्लेख एरण अभिलेख में है। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा कि एरण अभिलेख में निम्न में से किस किस राजा का उल्लेख है? तो एक तो भानुगुप्त का उल्लेख है और एक समुद्रगुप्त का उल्लेख है, ठीक है, समुद्रगुप्त का उल्लेख है। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी सही हो गया। अब समुद्रगुप्त का उल्लेख है तो क्या क्या लिखा हुआ है? तो एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में इतना लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त को खुश होने पर कुबेर के समान और दुखी होने पर यमराज के समान बताया है, ठीक। और समुद्रगुप्त की पत्नी का उल्लेख है दत्त देवी, बहुत अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट करके कि समुद्रगुप्त की पत्नी का उल्लेख एरण अभिलेख में क्या है? दत्त देवी। कई बार आ चुका है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का उल्लेख एरण अभिलेख में किस नाम से किया गया है? दत्त देवी के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी, सॉरी डी भी यहाँ पे सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है।
उदयगिरी गुहा अभिलेख। अब ये उदयगिरी गुहा अभिलेख के बारे में एक पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है आपको, कहीं लिख लेना है कि उदयगिरी गुहा अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति है वीरसेन। कौन है, यहाँ पे लिखता हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सेनापति है जिसका नाम है वीरसेन। वीरसेन ने क्या किया, वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर उदयगिरी पहाड़ी पर पहाड़ी को काट कर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है, उदयगिरी गुहा अभिलेख में है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखो, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखो मंदसौर अभिलेख अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, ये वाला, कि पहला देखो कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, सही है। वैसे ही कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से संबंधित है। और देखो आर 21 में आया हुआ है, वो भी मेंस में है ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पीवाईक्यू आपको अच्छे से कंप्लीट करना है विद एक्सप्लेनेशन, क्लियर हो जाएगा। अगला, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक शासक है और रानियां हैं, तो कौन सा शासक है, उसकी कौन कौन सी रानियां हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का उल्लेख एरड़ अभिलेख में है, तो हम समुद्रगुप्त को ले जाएंगे दत्ता देवी के पास, क्लियर है। चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम है कुमार देवी। चंद्रगुप्त पत्नी, अब सुनना है यहाँ पे, चंद्रगुप्त पत्नी जो है कुमार देवी, ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम है, और उसने सोने के सिक्के जारी किए और कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए। कुमार देवी प्रकार के मतलब पहली बार किसी राजकुमारी या किसी महारानी के नाम के सिक्के जारी हुए थे कुमार देवी प्रकार के, किसने जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी के साथ शादी की और एक उसकी वाइफ थी, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टोरी बताई थी। कौन कौन नाम था, ध्रुव सामनी और कुबेर नागा। तो ध्रुव सामनी ऑप्शन में नहीं है, कुबेर नागा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी। ठीक, तो ये आपका सही सुमेलित हो गया, क्लियर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय, शायद दिख ना रहा हो, ये भारतीय लिखा हुआ है, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है, यह है उड़ीसा में। ठीक, अगला, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था, सार्थवाह। अब मैंने आपको मौर्य वंश में अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से बताया है कि सार्थवाह किसे कहा जाता था। तो सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहा जाता था। अब 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें व्यापारी कौन है, बिजनेसमैन कौन है, वैश्य है। तो ऑप्शन सी, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। और देखो कितना अच्छा रिलेशन है, अर्थ अलग अलग है ना। सार्थवाह को हम लोगों ने व्यापारी भी कहा है, और व्यापारी में अगर वर्ण को देखा जाए तो क्या कहा जाता है, वैश्य कहा जाता है, क्योंकि वैश्य जो थे वही व्यापारी बिजनेसमैन का काम करते थे। ठीक है, अगला देखो, लीलावती के लेखक कौन है। लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको केवल और केवल भास्कर देखने को मिलेगा, भास्कर, तो कंफ्यूजन नहीं होना, भास्कराचार्य भास्कर लीलावती के लेखक हैं। और ये कौन है, ये एक गणितज्ञ है, गणितज्ञ, क्लियर। अगला देखिए क्या कह रहा है, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है। तो पहली बात तो फायान कौन है, फायान एक चीनी यात्री है। कौन है, चीनी यात्री। और फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आता है। ठीक, और इसकी एक रचना है, रचना का नाम क्या है, फोकोकी, ये आपसे पूछा जाता है। फोकोकी किसकी रचना है, फायान की रचना है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त वंश की जो राजधानी है वो कहाँ है, पाटलिपुत्र में। तो अस्पताल भी कहाँ बनेगा, पाटलिपुत्र में ही बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक, अगला, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था। अब चंद्रगुप्त के समय 9 रत्न रहा करते थे, इसका मतलब ये है। अब ये 9 रत्न कौन कौन थे, और चंद्रगुप्त के समय में ये कौन सा चंद्रगुप्त है, पहली चीज तो चंद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, बहुत अच्छे से समझना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 रत्न रहा करते थे, कहाँ रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मैंने बताई राजधानी कौन सी थी,
पाटलिपुत्र थी। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी, दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? ये बनाई थी उज्जैन। और उज्जैन में ही कौन रहा करते थे? नौरत्न रहा करते थे। नौरत्न कौन कौन से हैं तो समझो। एक आपका है कालिदास, उसके बाद धन्वंतरी, उसके बाद अमर सिंह, वराहमिहिर, अच्छे से याद करना इनको, शंकु, वररुचि, वेताल भट्ट, घटकर पर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, वेताल भट्ट, घटकर पर और छपड़क। छपड़क, तो ये 9 आपके कौन है? नवरत्न है। दूसरी चीज, जो छपड़क है, यही कौन थे? रत्न फलित ज्योतिष। पूरा क्या है? रत्न फलित ज्योतिष से संबंधित है। फलित ज्योतिष। तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि फलित ज्योतिष से संबंधित थे, तो यही छपड़क थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? और ये नवरत्न रहा कहाँ करते थे? उज्जैन में रहते थे। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी थी। क्लियर है? अगला, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, जो कि नवरत्न में भी शामिल थे। ठीक है ना? कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। रचनाओं से भी क्वेश्चन आता है। और जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी यहाँ पे पुरुष हैं, उनकी अलग अलग रचनाएं हैं, उनके बारे में अलग से हम लोग एक वीडियो में बताएंगे, है ना? क्योंकि रचना कई सारी हैं और हर रचना में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला देखें, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो देखो, गुप्त काल में 2 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। एक चलती थी सोना और एक चलती थी चांदी। ठीक है ना? सोना चांदी, अच्छे से याद रखना है। चांदी को कहा जाता था रूपक और सोने को कहा जाता था दिनार। सोने को दिनार कहा जाता था, चांदी को रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। और किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्लियर है? अगला, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो सोने के मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है? अगला, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया जाता था रजत। रजत मतलब चांदी, तो चांदी की मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता था? तो रूपक। और सोने का पूछ लेता तो दिनार कहते हैं। ठीक है? अगला, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? देखो यहाँ पे आ गया, सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे किस गुप्त शासक ने। ना यहाँ पे सोने की बात हुई, ना यहाँ पे सिक्के की बात हुई। तो सबसे पहले जिसने सारी जारी किए वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना? जिसने सोने के जारी किए और जिसने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम के सिक्के जारी किए। कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। क्लियर है? अगला, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो देखो, गुप्त काल में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत। अब प्राकृत को ही अर्ध मगही कहा गया है, अर्ध मगधी, मगही। ठीक है? स्त्री और शूद्र बोलते थे। दूसरी चीज, जो उच्च वर्ण के थे, गुप्त काल में जो उच्च वर्ण के लोग थे वो केवल संस्कृत बोलते थे। ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है ना? उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे और स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। क्लियर है? अगला, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सती प्रथा का उल्लेख जो है एरड़ अभिलेख में है। एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी से संबंधित है, 510 ईस्वी का है। और ये भानुगुप्त, भानुगुप्त से संबंधित है, जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक है। और एरड़ अभिलेख में 2 शासकों का उल्लेख है, एक भानुगुप्त और एक समुद्रगुप्त। ठीक है? ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अगला, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? आप समझिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, और उसके बाद जो प्रतापी शासक आता है पहला, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है, अच्छे से समझना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सत्ता अपने क्षेत्र बढ़ाया था। श्रीगुप्त ने शुरुआत की थी और घटोत्कच अयोग्य था। तो सबसे जो प्रतापी शासक पहला आया वो चंद्रगुप्त प्रथम था। क्लियर है? ये शासक बनता है, इसका जो राजाभिषेक होता है, राजाभिषेक वो 319 ईस्वी में होता है।
तो 319 ईस्वी से ही क्या मान लिया जाता है, गुप्त संवत की शुरुआत मान ली जाती है। ठीक है। और गुप्त संवत का उल्लेख किसमें है, मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख में गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखो, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो देखो, नगरों का क्रमिक पतन मतलब क्रम के साथ पतन जो हुआ है वो गुप्त काल में ही हुआ है। ठीक है। अगला, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटासाला, कंदूरा, कंदूरा है, कदूरा नहीं, कंदूरा होता है, ठीक है ना, चौल किस लिए विख्यात थे, मतलब ये घंटासाला, कंदूरा, चौल किस लिए विख्यात थे, तो ये एक पोर्ट थे, पोर्ट मतलब बंदरगाह थे, तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, तोड़माड़ किस जातीय दल का था। तोड़माड़ जो होड़ आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में, तो जो तोड़माड़ थे यह होड़ शासक ही था। ठीक है ना, होड़ राजा कौन था, होड़ राजा। होड़ कौन थे, खानाबदोश जनजाति थी। ठीक है, जो केवल युद्ध ही करती रहती थी। तो स्कंदगुप्त ने होड़ को पराजित किया था, इसका उल्लेख भीतरी या जुनौड़ के अभिलेख में मिलता है। अगला, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। तो शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, मतलब शतरंज कहाँ से शुरू हुआ था, भारत से ही शुरू हुआ था। और शतरंज को ही महाभारत में, महाभारत काल में शतरंज को चतुरंग कहा जाता था, चतुरंग। ठीक है ना, महाभारत में शतरंज को क्या कहा जाता था, चतुरंग कहा जाता था। अगला देखेंगे, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। मृच्छकटिकम, पहली पहली चीज, मृच्छकटिकम एक रचना है, किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कई बार कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना इसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। और इसकी रचना में, मृच्छकटिकम में क्या लिखा हुआ है, इसमें एक कहानी है, जो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री, ऑप्शन ए देखिए, धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री के बीच प्रेम गाथा का संबंध है, प्रेम गाथा का उल्लेख है। गणिका का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, गणिका का मतलब प्रोस्टिट्यूट, और धनी व्यापारी जो आप जानते ही हो, तो इनके बीच जो है प्रेम गाथा का उल्लेख मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की है। और मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी। क्लियर है। अगला देखेंगे, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है या संबद्ध है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख या इसी को प्रयाग प्रशस्ति हम कह दें, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में बहुत अच्छे से याद रखना किसका किसका उल्लेख है। पहले हम लोग बात कर लें, तो देखो अशोक का भी उल्लेख है, ठीक है ना, इसमें समुद्रगुप्त के भी उल्लेख है, इसमें अकबर का भी उत्कीर्ण है, अकबर। ठीक है ना, और अकबर के बारे में बीरबल ने लिखवाया है, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था, इस वजह से बीरबल के ही लेख मिलते हैं अकबर के लिए। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद जहांगीर, जहांगीर का भी उत्कीर्ण मिलता है। तो ये चार के उल्लेख मिलते हैं किसमें, प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति में, बहुत अच्छे से याद रखना। तो क्या पूछा गया है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, तो देखो अशोक से भी संबंधित है और समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। तो यहाँ पे सी और डी बोथ आर द राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखेंगे, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, मैंने बताया चारों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें से एक नाम समुद्रगुप्त का भी मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त का एक दरबारी है हरिसेन, इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। शैली क्या है, किस शैली में है, तो चंपू शैली, बहुत अच्छे से याद रखना, चंपू शैली है। अभी चंपू शैली क्या होती है, क्या होती है चंपू शैली, तो देखो जहां भी आपका गद्य और पद्य दोनों शैलियाँ आ जाए, जहां भी गद्य पद्य दोनों शैलियाँ आ जाए वहां पे चंपू शैली है। ठीक है, अगर मैं कह दूं आपसे यजुर्वेद किस शैली में है, तो चंपू शैली में है, क्योंकि यजुर्वेद गद्य में भी है, पद्य में भी है ना। अगला देखो, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या है। प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, जिसकी रचना हरिशेन ने की है। इसमें कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती के शासक का नाम क्या है, तो याद रखना महेंद्र, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर। अगला, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो देखो निम्न में से जहांगीर है ना, अकबर का भी है, जहांगीर का भी है, मुगल में देखा जाए तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो गया। देखो आर आर में ही पूछा गया है। क्लियर है। अगला, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था।
गुप्त साम्राज्य के पतन, देखो गुप्त साम्राज्य का जो पतन था वो क्रमिक पतन था, जैसा कि हमने देखा कि क्रमिक पतन किस काल में था, गुप्त काल में था। अब कौन सा कारण नहीं था, देखो हुड़ आक्रमण हुए स्कंदगुप्त के काल में, जो कि अंतिम शासक था, ये भी एक कारण है कि गुप्त जो है समाप्त हो गया, ठीक है ना। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, बिल्कुल था ये भी। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, क्योंकि कई सारे गुप्त जो थे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद युद्ध छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल साधारण जीवन जीने लगे, तो गुप्त साम्राज्य पतन में चला गया। अरब आक्रमण बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। अरब आक्रमण बहुत बाद में हुआ है, ये 712 ईस्वी के करीब हुआ है, ठीक है ना, तो ये इसका कारण नहीं है। क्लियर है। अगला देखो, शक विजेता किसे जाना जाता है, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय। आप समझिए, मैंने आपको स्टोरी बताई जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को मारा, और देखो मैं लिखता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को मारा और अपने भाभी को शकों से पराजित किया। किसको, ध्रुव स्वामिनी को, और इसने शकों को पराजित किया। और जब इसने शकों को पराजित किया तो इसी वजह से इसको एक उपाधि दी गई सकारी, शकों को पराजित करने वाला सकारी। तो निम्न में से किस गुप्त शासक को सकारी भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही सकारी भी कहा जाता है, ठीक है। और शकों को जो पराजित कर लेता था उसको एक उपाधि दी जाती थी विक्रमादित्य। क्या, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, इस वजह से इसको विक्रमादित्य भी कहा गया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका नाम भी है, ठीक है। तो शक विजेता किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाना जाता है। क्लियर हो गया। और शकों को पराजित करने के बाद ही इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्लियर है। तो चांदी के सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। अगला, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, रजत मतलब चांदी के, रजत मतलब चांदी के, जिसको रूपक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूपक। तो प्रथम शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, अभी हम लोगों ने जाना है, ठीक। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है ना। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। किस नरेश की, चंद्रगुप्त द्वितीय की। मतलब शक विजय करने के बाद ही रजत मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं जारी की थी, ये प्रमाण चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट देखा जाए तो 30 से 33 ग्रेन आपको बुक में मिलेगा, ठीक है, 30 से 33 ग्रेन, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना। 30 से 33 ग्रेन, तो 33 ग्रेन लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन आपका सही है। क्लियर। अगला देखो, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फाहियान। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। इसकी रचना क्या है, फोको की, फोको की, और इसी ने एक अस्पताल का वर्णन किया है, जो कि पाटलिपुत्र में बना हुआ है, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, जो कि मैंने बताया था आपको, प्रथम एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जो अभिलेख है वो किसे कहा जाता है, दसपुर अभिलेख, या इसी को मंदसौर अभिलेख कहा जाता है, मंदसौर अभिलेख, है ना। और इसी में पहली बार रेशम मार्ग का उल्लेख है, ठीक है, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग का उल्लेख इसी में है। क्लियर। अगला, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है। देखो, रेशम मार्ग या रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख, ठीक है। अगला, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो उत्तर भारतीय व्यापार जो है किस पत्तन से संचालित होता था, मतलब किस पोर्ट से संचालित होता था, तो भड़ौच, भड़ौच से भी होता था। कहाँ है ये भड़ौच, गुजरात में है, ठीक है। और अगर पूछा जाए गुप्त काल का जो प्रसिद्ध व्यापार था, गुप्त काल में कौन सा व्यापार चरम पे था, तो कपड़ा, कपड़ा बाजार, वस्त्र उद्योग जो था वो गुप्त काल में चरम पर था, ठीक। अगला, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था। तो देखो, गुप्त काल में जो संबंधित केंद्र थे वो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उत्पादन, क्योंकि कपड़ा बाजार तो कपड़ा बाजार जो था वो बहुत ही चरम पे था, तो वस्त्र उत्पादन जो था वो इन सभी जगह विक्रित होता था, ठीक है, प्रोडक्शन होता था। और सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग इसी काल में था, गुप्त काल में, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य का संबंध किससे है, गणित से। ये गणितज्ञ हैं, और इनकी रचना भी क्या थी, लीलावती थी, है ना। तो ये गणितज्ञ हैं, आयुर्वेद से इनका संबंध नहीं है। बाकी क्या है, ये सभी आयुर्वेद से संबंधित है। क्लियर। अगला, किस शासक
वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? अब देखिए यहाँ पे कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पूछा गया है ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया, तो जब भी आ जाए कि सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया, तुरंत लगाना है गुप्त वंश, ठीक है ना। लेकिन सर्वप्रथम अगर बात करता है तो हम चलेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में सर्वप्रथम सर्वप्रथम भूमि अनुदान की बात की जाती है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, जिसका उल्लेख किसमें है? सबसे पहले भूमि अनुदान का उल्लेख जो है वो नागा घाट अभिलेख में है। नागा घाट अभिलेख, तो नागा घाट अभिलेख में पहली बार भूमि अनुदान की बात की गई है, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है। लेकिन सबसे अधिक जो भूमि दान दी गई, ग्राम अनुदान दिए गए, वो गुप्त वंश में दिए गए। ठीक, अगला, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त वंश का जो शासनकाल है वो स्वर्णयुग कहा जाता है। और गुप्त वंश में भी किस शासक का काल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है ना। मंदिर निर्माण की कला का भी विकास गुप्त वंश में ही माना जाता है। ठीक है, मंदिर निर्माण की शुरुआत जो है, मंदिर निर्माण की शुरुआत जो है वो भी गुप्त वंश में ही मानी जाती है। ठीक, अगला, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, ये देखना है। देखो, अभी मैंने आपको बताया गुप्त काल में कि स्त्रियों और शूद्रों को प्राकृत भाषा बोली जाती थी, और उच्च वर्ण के जो थे उनको क्या बोला जाता है? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। तो पहली बात तो ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिसमें स्त्रियों पुरुषों की बराबरी हो। तो निम्न में से किसी में नहीं, निम्न में से किसी में नहीं, तो किसी में तो हुआ होगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कोई नहीं, कोई ऐसा वंश नहीं है जिसमें स्त्रियों पुरुषों की बराबरी थी। क्लियर है। अगला, वर्तमान में है, वर्तमान में कई सारी फील्ड हैं जहाँ पे पुरुषों महिलाओं को बराबरी दी जाती है, और देना भी चाहिए, है ना। अगला, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो देखो, भूमि राजस्व की दर जो थी वो हर काल में आपसे पूछ ले, या पूरे धर्म में पूछ ले, प्राचीन इतिहास में पूछ ले, आपको केवल केवल 1/6 लगाना है। तो उपज का छठा भाग, ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे? अगला देखो, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्र आ जाए, गुप्त आ जाए, मौर्य आ जाए, सब में क्या लगाना है? 1/6 लगाना है। ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट कुछ पर्टिकुलर बात देकर पूछ रहा है तब आपको अलग करना है। ठीक, अगला, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? कर मतलब टैक्स, तो उपज का छठा भाग, 1/6 भाग। क्लियर। नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? अपराहत, अब देखिए, अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है या हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपने पढ़ा होगा, और उसमें अपराहत शब्द जरूर पढ़ा होगा। अपराहत किसके लिए कहा जाता है? बिना जुती हुई भूमि, जिसकी जुताई नहीं हुई हो, उस भूमि को अपराहत कहा जाता है। जो वस्त्र कभी नहीं पहना गया हो उसे अपराहत कहा जाता है। अपराहत मतलब जुती हुई भूमि, जिसकी जुताई हो गई हो उस भूमि को प्रहत कहा जाता है, और जिस भूमि की जुताई ना हुई हो उसको अपराहत कहा जाता है। तो ऑप्शन एक लिखा हुआ है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता है। ठीक है ना। ये अपराहत आपका हिंदी में भी आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। ठीक, अगला, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो देखो, जितनी भी भूमि प्रदान की जाती थी वो केवल केवल ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। ठीक है ना, ब्राह्मणों को। और सर्वप्रथम भूमि अनुदान गुप्त काल में ही माना जाता है ना। क्लियर। अगला, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, सिंचाई कर, प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर है उसको विदक भागम कहा जाता था, विदक भागम। ठीक है ना। और हिरण्य कर क्या था? नगद कर, जो नगद कर लिया जाता था, नगद कर, उसको हिरण्य कर कहा जाता था। ठीक है ना। और जो सिंचाई कर लिया जाता था उसको विदक भागम कहा जाता था। ठीक है, अगला, निम्न में से किसने होड़ शासक मेहर कुल को पराजित किया था? तो मेहर कुल को पराजित किया था यशोवर्मन एक शासक है, उसने ही मेहर कुल को पराजित किया था। ठीक है ना। मेहर कुल कौन था? एक होड़ शासक था। ठीक, अगला, देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पढ़ा था। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख बिल्कुल सही है, पत्तिक तक्षशिला बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त का उल्लेख एरा अभिलेख में भी है, लेकिन प्रभावती गुप्त का उल्लेख उदयगिरी गुहा अभिलेख में नहीं है। ठीक, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, अगला देखेंगे। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। अब देखिए,
तीसरी शताब्दी का मतलब क्या है? तीसरी शताब्दी का मतलब है कि तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त वंश चल रहा था, है ना। तो एक तरीके से ये भी पूछ सकता है कि गुप्त वंश के समय में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल, वारंगल तेलंगाना का पुराना नाम है, तेलंगाना। ठीक। तो ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये लौह के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, लोहे के यंत्र के लिए प्रसिद्ध था। कौन? वारंगल। क्लियर हो गया। अगला देखेंगे। देखिए अगला है, प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन शाक्य दर्शन, तो शाक्य दर्शन किसका है? ये कपिल का है। ठीक है ना। शाक्य दर्शन जो है सबसे प्राचीनतम दर्शन है। सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? शाक्य दर्शन है। और ये किसने प्रतिपादित किया था? कपिल ने। क्लियर है। अगला, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल ने कौन सा दर्शन? शाक्य दर्शन। ठीक है ना। प्रमुख दर्शनों से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये कवर करने हैं। अगला देखो, शाक्य दर्शन प्रतिपादित किया था, शाक्य दर्शन कपिल ने प्रतिपादित किया था। अगला, योग दर्शन। योग दर्शन, योगा कौन करता है? रामदेव बाबा। रामदेव की कंपनी का नाम पतंजलि। बस, क्या हो गया? पतंजलि ऑप्शन है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, है ना, एक ट्रिक टाइप की है बस। अगला देखो, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। अब देखो पतंजलि की एक रचना है जिसका नाम महाभाष्य। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है। ठीक है ना। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है। अब पतंजलि किसके समसामयिक थे, मतलब किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। क्यों? मैंने बताया आपको, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। और पुष्यमित्र शुंग ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इसका उल्लेख किस में है? अयोध्या अभिलेख में है। ये मैं बता चुका हूं, है ना। अगला, न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता है। न्याय, न्याय दर्शन किसको प्रचारित करता है? गौतम को। ठीक है ना, गौतम को न्याय दर्शन। अब प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, एक तरफ दर्शन है और एक तरफ प्रवर्तक है। तो न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। ठीक है ना। पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन है? जैमिनी। साख्य दर्शन के कपिल मुनि है, जो कि प्राचीनतम दर्शन है। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के बद्रायन है। वैशेषिक के कौन है? कणाद है। और योग दर्शन के कौन है? पतंजलि है। क्लियर हो गया। अगला, अद्वैत दर्शन, अद्वैतवाद की रचना किसने की? तो अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है। ठीक है ना। शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है और शंकर भी कहा जाता है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है। ठीक है ना। अगर केवल द्वैतवाद आ जाता, द्वैतवाद, केवल द्वैतवाद, तो यहाँ पे हम लोग करते मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। ठीक है ना। ऑप्शन सी लिखा हुआ है, मध्वाचार्य। अगर यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद आ जाता, विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, तो हम करते रामानुज, रामानुजाचार्य। ठीक है ना, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। क्लियर। अगला देखो, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। देखो विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला, अब देखिए यहाँ पे है, हमें एक तरफ सम्मत दिया हुआ है और किस समय उसकी गणना होती है वो हमें मिलान करना है। देखिए हमें कुछ नहीं पता, हमें गुप्त पढ़ रहे हैं तो गुप्त वंश के बारे में हमें पता है। गुप्त संवत 319 में चलता है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक के दौरान। तो 319 नहीं है, 320 है, नियरेस्ट है, तो हम सी का 2 कर देंगे। सी का 2 है तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है। शक संवत और विक्रम संवत, तो देखो यहां मैं लिखता हूं शक संवत है और विक्रम संवत है। अब देखिए विक्रम संवत जो है वो जब शक राजा राज्याभिषेक पर बैठता है, राज्याभिषेक होता है शक वंश का राजा, तो वहां पर होता है जो कि है आपका 57 BC। ठीक है ना। शक कब होता है? जब कनिष्क साम्राज्य पर बैठता है, कनिष्क राज्याभिषेक होता है, कुषाण वंश का शासक कनिष्क। तो ये होता है आपका 78 ईस्वी। ये है 78 ईस्वी, ये है 57 ईसा पूर्व। ठीक है। विक्रम संवत शक संवत, ये कहीं नोट करके लिख लेना है। तो देखो विक्रम संवत हमें पता है 57, 57 नहीं 58 है नियरेस्ट, तो हम ए का 4 कर देंगे। ए का 4 कर देंगे तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है। फिर हम शक संवत देखेंगे, शक संवत 78 ईस्वी है, तो हम बी का 3 कर देंगे। और बी का 3 आपका डी में है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है। एक आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि शक संवत और विक्रम संवत, विक्रम संवत के बीच अंतर कितने वर्षों का है, तो आप बिल्कुल अंतर में घटाएंगे नहीं, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक आपका
क्या है, एक आपका पीछे जा रहा है ईसा पूर्व और एक आपका आगे जा रहा है ईस्वी में। इस वजह से दोनों को जोड़ देंगे तो शक संवत और विक्रम संवत के मध्य अंतर कितने वर्षों का है, तो 135 वर्षों का है। क्लियर है। तो यहाँ से आपका गुप्त वंश का जो है चीजें समाप्त होती हैं। प्रमुख शासकों के बारे में हम लोगों ने देखे। अब गुप्त वंश में जितने भी अभिलेख हैं, अभिलेखों से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभिलेख से संबंधित, शिलालेख से संबंधित ये और प्रमुख सिक्कों से संबंधित ये क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो ये इसका एक अलग वीडियो आपको मिलेगा और यहाँ से आपका गुप्त वंश बेसिक आपका क्लियर होता है। ठीक है, इतना ही पूछा जाता है। आपको ज़्यादा पढ़ना आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन आएगा इतना ही। ठीक है ना, ये आपका गारंटी है। तो एक गुप्त वंश का वीडियो और आएगा जिसमें आपके प्रमुख अभिलेख होंगे, शिलालेख होंगे, प्रमुख ग्रंथ होंगे, रचनाएं होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।